सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइजीजा केस की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा सहरिश खान से। जी सहरिश। सदारती रेफरेंस के खिलाफ केस का फैसला जो है वो सुना दिया है। अदालत उस्मानी सदारती रेफरेंस को गलतम करार दिया है। जस्टिस उमर ताबंदयाल की सरबराही में फुल कोर्ट ने केस का फैसला सुनाया और जस्टिस उमर ताबंदयाल ने कुरान पाक की तिलावत से केस के फैसले का आगाज किया। उन्होंने ये फैसला सुनाया जिसके अंदर शो कॉज नोटिस को खत्म कर दिया गया जो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से जस्टिस काजी फाइजा को जारी किए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने जस्टिस काजी फाइजा और दीगर की दरख्वास्तों को भी मंजूर कर लिया और इसके बाद अदालती रेफरेंस को गलतम करार दे दिया गया। बताते चलूँ कि आज सुबह इस केस की मुकम्मल समाअतें हुई थी जबकि गुज़िश्ता रोज के अंदर जस्टिस काजी फाइजा की अहलिया की जानिब से वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाया गया था और उनकी जानिब से आज जस्टिस काजी फाइजा के वकील मुनीर मलिक की जानिब से जो उनका मुकम्मल डॉक्यूमेंट थे उनकी जानिब से मुकम्मल रिकॉर्ड था वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया था। सर मोहर लिफाफे के अंदर ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फाइजा के वकील मुनीर मलिक ने अपने जवाबी दलाइल दिए जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और केपी के बार एसोसिएशन के वकील ने भी अपने दलाइल दिए। वकला का यही कहना था, उनकी इस्तदा थी कि सदारती रेफरेंस को कलदम करार दिया जाए और मामले के ऊपर यहीं पर मेरिट के ऊपर फैसला किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल करने के बाद इस केस का फैसला महफूज कर लिया था जो कि आज शाम 4 बजे के लिए सुनाया जाना था और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस सदारती रेफरेंस को कलदम करार दे दिया है। जी शुक्रिया सहरिश खान। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइजीजा केस की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। फुल कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस काजी फाइजीजा की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है और अदालत उस्मानी ने जस्टिस काजी फाइजा की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया है। जस्टिस उमर ताबंदयाल की सरबराही में अदालत उस्मा के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने इन दरख्वास्तों के ऊपर फैसला सुनाया और जस्टिस उमर ताबंदयाल ने कुरान पाक की तिलावत से अपने फैसले का आगाज़ किया। शॉर्ट ऑर्डर सुनाते हुए उन्होंने सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दिया और उसके साथ ही शो कॉज नोटिस को भी उन्होंने कलअदम करार दे दिया जिसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से जो जस्टिस काजी फाइजा को इस मामले के ऊपर जारी
जारी किया गया शो कॉज नोटिस था वो ख़त्म हो चुका है। बताते चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर किया गया था, जिसके बाद उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसके बिल्कुल अगले ही कुछ दिनों के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करते हुए पहली समाअत के अंदर अटॉर्नी जनरल को उसके अंदर नोटिस जारी किया गया था, जबकि इसके बाद उसकी अगली कार्रवाई करते हुए उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी 2 शो कॉज नोटिस जारी किए थे और उसके बाद एक शो कॉज नोटिस को खुद ही ख़त्म कर दिया गया था, जबकि दूसरा शो कॉज नोटिस अब तक स्टैंड कर रहा था, अपनी जगह पे कायम था, जिसके खिलाफ फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, सदारती रेफरेंस को चैलेंज किया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को भी चैलेंज किया गया। इसके साथ ही उनके बाद जो पाकिस्तान बार काउंसिल और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं मुल्क भर की, उन तमाम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले के ऊपर दरख्वास्तें दायर की और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 रुकनी राज्य बेंच इन दरख्वास्तों की समाअत के लिए बनाया, जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील की जानिब से चैलेंज किया गया और कहा गया, उस पर इतराज़ उठाया गया और कहा गया कि इस बेंच के अंदर कुछ जज साहिबान हैं जिनको नहीं होना चाहिए और एक फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्तदा को मंजूर किया। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक 10 रुकनी फुल कोर्ट कायम किया गया। 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सितंबर के महीने के अंदर पिछले साल सितंबर में अपनी समाअतों का आगाज़ किया। तकरीबन 46 तवील समाअतें हुई, जिसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के अहम मोड़ भी आए। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान को भी अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा जजिस के से मुतालिक। उन्होंने एक समाअत के अंदर कुछ बातें की, जिसको बाद में कहा गया जजिस की जानिब से कि मीडिया के अंदर उनको ना रिपोर्ट किया जाए। ताहम उन बातों के ऊपर साबिक अटॉर्नी जनरल को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसके बाद वफाक की नुमाइंदगी के लिए साबिक वज़ीर कानून फ़रोग नसीम खुद सामने आए और उन्होंने अपने वफाक की नुमाइंदगी की। उनका अपने दलाइल में यही कहना था कि सदर मुमलिकत को बिल्कुल इख्तियार है और वो जो सदारती रेफरेंस को उन्होंने सोच समझ कर और अपना माइंड अप्लाई करते हुए आगे भेजा। जस्टिस काजी फाइज ईसा मनी ट्रेल का बता दें और उनकी जो अहलिया हैं, उनकी जो भी जायदादें हैं, उनकी तफसीलात फराहम कर दी जाएँ। जबकि इस दौरान में जस्टिस काजी फाइज ईसा भी एक मरतबा खुद कोर्ट रूम के अंदर आए, जबकि इसके अलावा उनके तमाम समाअतों के अंदर उनके वकील ही आर्ग्यूमेंट करते रहे, लेकिन एक समाअत के अंदर खुद भी आए और उन्होंने खुद जजिस से उन्होंने मुकालमा भी किया। उनका ये कहना था कि उनकी अहलिया जो हैं कि उनकी जायदादों का मामला है तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं, तो उनको अदालत इजाज़त दे। उनकी अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर की और जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने इसके बाद अगले रोज़ ही वीडियो लिंक के उसी शाम अगले 2 रोज़ में शाम के वक्त में वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान जो था वो अदालत के सामने रिकॉर्ड कराया। उन्होंने अदालती सवालात के जवाब भी दिए और साथ ही रिकॉर्ड भी शो किया, जिसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि बज़ाहिर आपके पास तमाम सवालात के मजबूत जवाबात हैं और आपके पास रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। उन्होंने कुछ कल की समाअत के अंदर ही जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को मुखातिब करते हुए ये कहा कि हम आपके जवाबात से और आपके रिकॉर्ड से मुतमईन हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत को आज तक के लिए मुलतवी कर दिया था और जब सुबह इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से जस्टिस मुनीर मलिक वकील ने तमाम रिकॉर्ड जो था डॉक्यूमेंट्स उसको सरमामोहर लिफाफे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। इसके बाद उन्होंने अपने जवाबी दलाइल दिए। कुछ रिकॉर्ड FBI की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया गया और जिसके बाद मुनीर मलिक ने अपने मुकम्मल जवाबी दलाइल दिए और उनका ये कहना था कि सदारती रेफरेंस को कदम करार दिया जाए। तो उनकी इस्तदा थी कि उनकी दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। उनका ये भी कहना था कि ये मामला जो है सिर्फ एक जज का नहीं बल्कि ये अदलिया का पूरी अदलिया का ये मामला है, इसका ट्रायल हो रहा है, तो इस मामले को के हवाले से इस रेफरेंस को कदम करार दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल करने के बाद इस फैसले को महफूज किया था जो अब सुनाया गया है और फैसले के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए सदारती रेफरेंस कदम करार दे दिया गया है। सैरिश, क्या तमाम जजों ने मुतफ़क्का तौर पर फैसला किया है? देखें, अभी तो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है और उसके अंदर यही बताया गया है कि फैसले को कलअदम करार दिया जा रहा है और ज़ाहिर इस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर अभी तक किसी ने इख्तिलाफ नहीं दिया, जबकि तब जो मुकम्मल तफसीली फ़ैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा जिसके अंदर मज़ीद नुकात भी सामने आएंगे। तो अभी देखना है कि मुत्तफ़िका फ़ैसला है या नहीं है। तो मुकम्मल जो तफसीली फ़ैसला आएगा उसके अंदर ज़रूर ये मेंशन होगा। जी सैरिश, जैसे कि आपने कहा कि शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है, अगर शॉर्ट ऑर्डर सुनाए गए हैं तो तफसीली फ़ैसला कब होगा? लेकिन तफसीली फ़ैसला जो होता है आमतौर पर उसको आने में कुछ ना कुछ वक्त लग जाता है और क्योंकि उसको तफसीली फ़ैसले को लिखना होता है और इस केस के अंदर भी क्योंकि तकरीबन 46 समाअतें हुई हैं और मुख्तलिफ वकलात थे जिन्होंने दलाइल दिए। सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ही नहीं थे दलाइल के लिए, बल्कि जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन थी जिन्होंने इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सदारती रेफरेंस को चैलेंज किया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया था, तो उनके तमाम वकला ने भी इसके अंदर अपने दलाइल दिए हैं। तो तमाम दलाइल को देने के बाद फिर वफाक की जानिब से भी दलाइल दिए गए हैं। तो जजिस का मुसलसल
जजेस बार बार समातों के अंदर ये बात वाजे करते आए हैं कि एक तफसीली फ़ैसला लिखेंगे जिसके अंदर बहुत से मामलात को देखा भी जाएगा और उनके हवाले से जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन हैं वो भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि फ़ैसला जो है यकीनन कुछ टाइम के बाद आ जाएगा और उसके अंदर वो तफसीली फ़ैसला होगा जिसके अंदर बहुत से जो कानूनी सवालात हैं, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं जो इस केस के अंदर सामने आई, जिसमें जजिस की जासूसी और समेत जो मुख्तलिफ मामलात वकीलान ने ज़ेर बहस वो लाते रहे, उन पर कहते रहे कि अब बहुत से मामलात के अंदर आइन जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह जवाब नहीं देता। ठीक है, सहरिश साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर एडवोकेट माहिर कानून ख्वाजा नवीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस पर बात करेंगे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के हवाले से दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया, सर कैसे देख रहे हैं? बस ये तो जैसे ट्रेंड नजर आ रहा था, हेयरिंग जो समातें रोज की हो रही थी और जो अदालत के क्वेश्चन थे उससे हमें तो काफी दिन पहले ये अंदाजा हो गया था कि ये रेफरेंस डिसमिस होने जा रहा है। और फिर इसमें कल जो था एक वो तुरंत का पत्ता फेंक दिया था काजी अपना फाइज ईसा साहब ने, तो वो एक खुद पेश हो गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बेगम साहबा को वीडियो लिंक के ऊपर पेश कर दिया, जो बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा है और पाकिस्तानी एटलीस्ट रिकॉर्ड में तो ये पहली दफा है। तो फिर उस खातून ने भी जनाब बड़ा जमकर जो है अपने तमाम मनी ट्रेड दी है, जो कि आज बड़े बड़े लोग मनी ट्रेड नहीं दे सकते जब उससे मांगी जाए। तो उसके बाद ही समझ आ गई थी कि अब ये रेफरेंस में दम नहीं रहा और वही बात हुई। अब ये बड़ी लैंड मार्क जजमेंट आएगी, क्योंकि अब रेफरेंस को फिर दोबारा, पहले भी यही हुआ था इफ्तिखार चौधरी साहब का भी, कि रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास जाने से पहले ही उसका तला कमा कर दिया गया था। अब भी यही हुआ है कि रेफरेंस डिसमिस हो गया है, क्योंकि एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आएगी और इसके क्या फिर आइंदा से नताइज होंगे। या तो ये है कि आइंदा फिर कभी किसी जज के खिलाफ रेफरेंस मसले ये ना किया जाए, और अगर किया जाए तो फिर वो इसी स्टेज पे खत्म हो जाएगा, या जब तफसीली जजमेंट आएगी तो उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि अगर फिर इससे पता चलेगा कि या तो फिर 209 जो इसका आर्टिकल है जिसके तहत रेफरेंस दाखिल किए जाते हैं ये फिर रिडंडेंट हो जाएगा या क्या होगा, ये तो जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। भारत बहुत तो तफसीली मतलब लैंडमार्क जजमेंट है और जो फैसला हुआ ये मुतवक्किल था, कोई नई बात नहीं हुई। ठीक है ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि पूरी समात आपके सामने रही, सर का हुकूमत की जानिब से भी अक्सर मामलात पर फरूक नसीम साहब दलाइल देते दिखाई दिए, लेकिन कहीं कहीं बैकफुट पर भी दिखाई दिए। असल में बैकफुट पे इस तरह से दिखाई दिए कि कुछ इसमें गड़बड़े हुई थी ना, जैसे वो डोगर है वहीद, तो वो जब सवाल करते थे कि भाई वहीद डोगर को ये सारी मालूमात कहाँ से मिली, वहीद डोगर को ये चीजें कहाँ से मिली, वहीद डोगर एक जाहिल आदमी है, उसको अपने नाम के स्पेलिंग भी नहीं आते। तो फिर मतलब ये सारा वो जो था ना सवालात का जो मरकज था वो ये था कि वो सवाल करने वाला ये चाहता था पूछना, जो कि जाहिर है फरूक नसीम जवाब नहीं दे सकते थे, कि कोई बंदा था एस्टेब्लिशमेंट में जो वहीद डोगर की मदद कर रहा था, और वहीद डोगर अकेला नहीं था, वहीद डोगर के पीछे पूरी एक मशीनरी थी। तो ये बताना चाहते थे, वो सवाल पूछकर मतलब कुरेदना चाहते थे जवाब। बहरहाल अब वो अपनी डिटेल जजमेंट में ये सारी बातें लिख देंगे जो जो सवाल करते रहे हैं, अगर उनको उसके जवाब नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जज साहिबान जवाबों के मोहताज नहीं होते, वो खुद जवाब ढूंढ लेते हैं, इतना तजर्बा होता है, उन्होंने भी वकालत की होती है और पढ़ी भी होती है, और 40-40 साल वकालत करके जज बनते हैं, तो वो सब समझते हैं कि क्या कौन सा गुगली करा रहा है, कौन सा दूसरा बॉल फेंक रहा है, सब समझ आ जाती है। अच्छा ख्वाजा साहब, जब जज साहब के अहलिया ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो आप समझते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट रहा? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बात ये थी कि जो पूरी मिथ थी ना, क्योंकि कहानी सारी इस चीज के गिर्द रिवॉल्व कर रही थी कि जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है और अपनी बीवी की प्रॉपर्टियां छुपाई हैं। तो बीवी ने कहा भाई प्रॉपर्टियां मेरी अपनी हैं, मैं काम करती थी, मैं इनकम टैक्स देती थी, मेरे अब्बा की इतनी जायदाद है और मैंने क्या छुपाना है, मेरा ये है, मुझे थोड़ी पता है कि ये मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टियां मैंने शो करनी है। तो बहरहाल उसने कहा मेरा जो सरकार इनकम टैक्स के वकील मुझे बताते थे मैं वैसे ही करती थी। तो उसका बयान बड़ा अच्छा था और माशाल्लाह बहरहाल ना होता तो अच्छा था, बहरहाल उन्होंने करवा दिया, फाइज ईसा ने दिल पकड़ा और करा दिया और एक नई रीत कायम कर दी। अब देखें आइंदा अल्लाह ना करे फिर किसी और जज की बीवी को आना पड़े।
ख्वाजा साहब बिल्कुल दुरुस्त, आपने तमाम तर चीज़ों का अहाता किया। सर ये भी बताइएगा कि तमाम तर समातें आपके सामने रहीं, आपको कहीं ये भी महसूस हुआ कि जैसा कि अक्सर इसका वो आंसर भी सामने आ रहा था कि उजलत में रेफरेंस बनाया गया? बहुत उजलत में बनाया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस उस जमाने में मखदूम अली खान थे अटॉर्नी जनरल, और पता नहीं 2 घंटे में कहते हैं रेफरेंस बना था, और रेफरेंस का ना सर था ना पैर था, और वो आज तक रेफरेंस पेंडिंग है, वो चला ही नहीं। समझे ना जी? इसी तरह मतलब ये जो है इनके खिलाफ भी जो रेफरेंस बनाया गया वो उजलत में अगर ना सही तो लापरवाही से जरूर बनाया गया। यानी पहले ही मतलब जिन्होंने बनाया वो एक्साइटेड हो गए कि बस हमारा केस प्रूव हो गया, हमने जज के 3 फ्लैट पकड़ लिए। अरे भाई 3 फ्लैट पकड़ लिए तो क्या हो गया, जज के अपने भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ओवर एक्साइटेड होके उन्होंने दाखिल किया और LBW हो गए, और क्या करें। ठीक है ख्वाजा साहब, आप भी हमारे साथ रहिएगा। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब शमीम रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस पर बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, माहिर कानून है, सीनियर माहिर कानून है। सर ये बताइएगा, रेफरेंस दायर किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, फिर उसके बाद तमाम समातें आपके सामने रहीं, आज सदारती रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया गया। सर कैसे देखते हैं तमाम समातों को, फिर इस आने वाले फैसले को? देखिए ये फैसला जो है, एक तो जिनके खिलाफ था उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, दूसरा तमाम बार एसोसिएशन ने भी इसको चैलेंज किया हुआ था, और इसमें 30 पिटीशन थी जो कि एक पिटिशनर की तरफ से थी, और 29 पिटीशन जो है वो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की तरफ से थी। तो ये अल्टीमेटली जो फैसला है, ये वो जो वकला का एक मौकफ था पूरे पाकिस्तान के वकला का, उनके हक में आया, और तमाम जजेज ने मुत्तफिका तौर पर जो है ये फैसला दिया है, और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और पाकिस्तान की तारीख में ये एक ऐसा फैसला है जिससे मैं ये समझता हूँ कि जो रूल ऑफ लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है वो जो है वो इंश्योर होगी अब। सर 3 जजेस का इख्तलाफी नोट भी था, जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मंसूर अली शाह और याहिया आफरीदी। जी उनका जो इख्तलाफी नोट है वो सिर्फ उस हद तक है जो उन्होंने जज साहब ने कहा है कि वो जो FBR ने प्रोसीडिंग्स कर रही हैं उनकी हद तक इख्तलाफ है। जहां तक रेफरेंस की बात है उसमें वो मुत्तफिक हैं, उन सब ने मुत्तफिका तौर पर ये फैसला किया है, और जो रेफरेंस के खिलाफ फैसला वो सबका मुत्तफिका है। वो 3 जज साहिबान का सिर्फ इख्तलाफ इस बात पर है जिसमें FBR को डायरेक्शंस दी गई हैं कि इतने दिन में ये करें, इतने दिन में ये करें, इतने दिन में ये करें, उस पे इख्तलाफ किया उन्होंने, वरना रेफरेंस पे इख्तलाफ नहीं है। अक्सर समात के दौरान ये भी कहा गया कि हुकूमत FBR जाने के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई। दोबारा कीजिएगा सर। ये भी कहा गया कि हुकूमत को FBR जाना चाहिए था, जायदाद पर टैक्स के मामले का जायजा मुतालिका फोरम पर लिया जाए। जी अब ऐसे ही हुआ है, जो डायरेक्शन यही दी है FBR को सुप्रीम कोर्ट ने कि वहां पे वो जाएंगे और अपने सारे एसेट्स देंगे और सारी क्लैरिफिकेशन देंगे, और वो जो मटेरियल है वो FBR देखेगी, और वो जो भी टैक्स के लॉज हैं उसके तहत उनको डील करेगी। इसकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं हो सकती, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो रेफरेंस उसको क्वाश कर दी। सर एक चीज़ आपसे भी जानना चाहूँगा कि मामलात आपके सामने रहे, तमाम समातें आपके सामने रहीं, आप समझते हैं दुरुस्त पैराए में तमाम तर चीज़ें चलती रहीं, और जो रेफरेंस था इसको बनाने में कुछ कमियां रह गई हुकूमत की जानिब से, या फिर बहुत जल्दी में रेफरेंस दायर किया गया? नहीं, मैं देखिए हमारा जो बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ तो यही है कि ये एक मोटिवेटेड रेफरेंस था और उसकी वजूहात थी, और उसमें ये चूंकि इसमें बोनाफाइडली ये नहीं हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर इसको खत्म किया कि ये मेलाफाइडी की बुनियाद पर, बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस कायम किया गया था, इसी बुनियाद पर खत्म किया। तो ये तो अब इस्टेब्लिश हो गई बात कि ये नेक नीयती से रेफरेंस नहीं फाइल हुआ था बल्कि बदनीयती की बुनियाद पर हुआ था। तो ये आज फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर ही दिया। अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर ना पहुंचती कि ये बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस था, तो फिर तो सुप्रीम काउंसिल नहीं फैसला करना। तो ये लिहाजा आज जो इस बेंच ने फैसला किया है ये मेलाफाइडी की बुनियाद पर किया है, और वो कहते हैं कि दिस वाज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मेलस। ठीक है शमीम रहमान साहब, आप भी हमारे साथ हैं, ख्वाजा नवीद साहब भी हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब आप भी ऐसा समझते हैं? शमीम साहब का आपने तजिया सुना, उन्होंने बड़े माहिराना तरीके से अपनी राय भी दी। उन्होंने बताया कि ये मामलात जो रेफरेंस है इसके बारे में था, या तो बदनीयती पर है या फिर इस तरह का कोई मामला। आप भी ऐसा कुछ समझते हैं? नहीं, देखें ये तो उनका मौकफ था, और ये बार एसोसिएशनों का भी मौकफ था कि ये रेफरेंस जो है बदनीयती की बुनियाद पे दाखिल किया गया है, और ये विक्टिमाइजेशन है और ये मेलाफाइड है। ये तो चूंकि फायज ईसा साहब का अपना केस भी यही था, और हमारे जो बाहर के नुमाइंदे हैं जो 29 पिटीशनें थी उनका भी केस यही था। अब देखें अदालत ने तो डिसमिस किया है, अब देखें आया वो इसको
बदनीयती पर करार देते हैं या क्या कहते हैं, अभी शॉर्ट फैसले में इस तरह की कोई बात आई नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जरूरी नहीं है कि बदनीयती पे हो, लेकिन ये जरूर है कि जिस किसी ने भी दायर किया होमवर्क नहीं किया था और बिल्कुल ऐसे टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि बस ये हम जो है दाखिल करेंगे और ठग से जाके कबूल हो जाएगा। तो चीजें इतनी आसान नहीं होती। जब आप इतने हाई लेवल पर काम करते हैं तो थोड़ा सा हम होमवर्क करना चाहिए। ठीक है, शमीमुर रहमान साहब से भी इस पर बात करेंगे, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सर, जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने अपने जो रिमार्क्स दिए, अपने दलाइल थे, उसमें ये भी कहा कि वजीर आजम को कोई नया इदारा या एजेंसी बनाने का इख्तियार नहीं, असासाजात रिकवरी यूनिट की तश्कील के लिए रूल्स में तरमीम जरूरी थी। दोबारा रिपीट कीजिएगा, आवाज कट रही थी। सर, मैं मुनीर मलिक साहब का ये कहना था कि वजीर आजम को कोई नया इदारा या एजेंसी बनाने का इख्तियार नहीं, लेकिन असासाजात रिकवरी यूनिट की तश्कील के लिए रूल्स में तरमीम जरूरी थी। जी, बहस तो बहुत सारे पॉइंट्स पर हुई और ये भी पॉइंट था, इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स थे, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर फैसला होना था वो है बदनीयती। और ये जो बदनीयती के तमाम फैक्टर्स हैं, जब ये डिटेल्ड जजमेंट आएगी तो उसमें ये सारे फैक्टर्स आएंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से समझते हैं कि ये बदनीयती के बुनियाद पर हुआ। और ये जो पॉइंट्स हैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बेशुमार आर्गूमेंट्स हुए, आपको पता है बहुत, ये तो एक साल चलता रहा केस। तो ये असल में जब डिटेल्ड जजमेंट आएंगी तो फिर पता चलेगा कि अल्टीमेटली क्या फाइंडिंग्स आती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शमीमुर रहमान साहब। ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके तजिए का शुक्रिया। इस वक्त वुकला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आमद खान साहब को मुबारक पेश करता हूं, अपनी लीगल फर्टर्निटी को मुबारक पेश करता हूं। मैं पाकिस्तान बार कौंसिल के और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उससे तमाम डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल, तमाम बार कौंसिल, तमाम बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस तहरीक को देखा, इस केस की पैरवी की और आज खुदा ने हमें कामयाबी अता की। अब मैं बस्ता गुजारिश करूंगा अहमद खान साहब से कि वो आके इसमें अपना कुछ फरमाएं जो भी। बहुत मेहरबानी। जिस तरह मेरे साथियों ने कल्ब हसन साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार और अमामला करनानी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, इनके इनिशिएटिव पर यह तहरीक शुरू हुई। सारी बार काउंसिल्स, सारी बार एसोसिएशंस जिन्होंने इस तहरीक में पूरा अपना हिस्सा किया, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक दफ़ा फिर अदलिया की आज़ादी की फतह है, एक दफ़ा फिर ये आइन की सरबलंदी की फतह है, कानून की हुक्मरानी की फतह है और वकला के इत्तेहाद की फतह है। हर किस्म की कुव्वतों के ख़िलाफ़ अगर कोई हक़ की बात करता है, आज के दौर में पाकिस्तान में वो वकील हैं और वो मिल के बात करते हैं। जहाँ किसी को ज़रूरत नहीं होती वहाँ वकील खड़े होते हैं और वकील खड़े होकर अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और आखिर तक लेके जाते हैं। क्योंकि वकील आज़ाद हैं तो अल्लाह का फजल है कि अदलिया भी आज़ाद है और हम वकील मुत्तहिद रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, हमारी एसोसिएशन और काउंसिल आज़ाद रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अदलिया भी आज़ाद होगी, कोई इन पर कोई दबाव नहीं डाल सकेगा। मैं इसके साथ साथ अपने सहाफ़ी भाइयों का, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमारा साथ कंधे के साथ कंधा मिला के दिया। ये मुल्क की वसी तर मफाद का और मुल्क की सॉलिडेरिटी का, यूनिटी का मुजाहरा था। चारों सूबे इकट्ठे थे इस मामले में, ये कोई एक सूबा नहीं, चारों सूबे पाकिस्तान के जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ थे, क्योंकि वो है खुल के बात करता है, अपने फैसले आज़ादाना देता है। हम देखिए
ने चैलेंज किया हुआ था। मजमूई तो हो गया ना, वो अलग डिटेल जजमेंट आएगा। एक साइड इशू है, उस पर हम उम्मीद रखेंगे कि डिटेल जजमेंट में जज साहिबान कुछ कहेंगे कि उसका लीगल पोजीशन क्या है। आज आपके सामने रज़ा रब्बानी साहब ने फोकस करके वही आर्ग्यू किया नहीं है, कानूनी तौर पर इसकी कोई बुनियाद नहीं है, लिहाजा इसको हम कानूनी अदारा नहीं मान सकते। तमाम आर्गूमेंट प्रिवेल कर तमाम आर्गूमेंट हमारे एक्सेप्ट हुए हैं, जिसमें मेला फायदे भी था, जिस मैच्योर होना भी था, जिसमें लेक ऑफ एविडेंस भी था, करना नहीं था, लेक ऑफ एविडेंस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का बाइंडिंग प्रोसीजर भी था। ये सारे कानूनी पॉइंट्स पर भी और जो हमारे फैक्चुअल पॉइंट थे जिसमें कि बैलेंस डिटेल तो जजमेंट में आएंगे, मजीद डिटेल में आएगा, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे सारे पॉइंट्स जो हमने पेश किए थे वो सारे एक्सेप्ट। बस सही हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका हमें पता है। सिर्फ एक जज ने उसमें कहा है कि लोग तो वो डिसमिस किए, बाकी 9 जजेस ने वो भी एक्सेप्ट की है बात की डिस्कशनों के साथ। रेफरेंस ख्वाश हो गया मुतफिका, ये बहुत खुश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया है। फुल कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। 3 जजेस का इख्तलाफी नोट, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और याहिया अफरीदी शामिल हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शो कॉज नोटिस वापस ले लिया गया है। नोटिस जस्टिस काजी फाइज की रिहाइशगाह भिजवाएं। मुख्तसर फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुनाया है। रेफरेंस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जायदाद पर टैक्स मामले का जायजा मुतल्लिका फोरम पर लिया जाए। FBR 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए आइंदी दरखास्तों पर समाअत के दौरान FBR ने काजी फाइज ईसा की अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड सर बमोहर लिफाफे में जमा कराया था। काजी फाइज ईसा के वकील ने भी सर बमोहर लिफाफे में दस्तावेजात पेश की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फरोग नसीम से कहा कि अभी इस लिफाफे का जायजा नहीं लेंगे, ना ही कोई ऑर्डर पास करेंगे। मुअज़्ज़ज़ जज की अहलिया तमाम दस्तावेज रिकॉर्ड पर ला चुकी हैं, आप इसकी तस्दीक कराएं। दरख्वास्त गुजार के वकील मुनीर ए मलिक ने जवाब में कहा कि समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत का असल केस है क्या। फरोग नसीम के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट आने में देर कर दी। बदकिस्मती से फरोग नसीम गलत बस में सवार हो गए। हुकूमत FBR जाने के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर दी गई है। फुल कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। 3 जजेस का इख्तलाफी नोट, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और याहिया अफरीदी शामिल हैं। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ शो कॉज नोटिस वापस। नोटिस जस्टिस काजी फाइज की रिहाइशगाह भिजवाएं। मुख्तसर फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुनाया। रेफरेंस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जायदाद पर टैक्स मामले का जायजा मुतल्लिका फोरम पर लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त हमारी नुमाइंदा सहरिश खान मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी सहरिश। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ आई दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया है और सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने दरख्वास्तों के ऊपर फैसला सुनाया और साथ ही शोकॉज नोटिस भी इसके बाद खत्म हो चुका है। सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट शमीमुर रहमान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा फैसले को कैसे देख रहे हैं आप और उसके क्या असरात हैं?
देखिए ये जो फैसला है बुनियादी तौर पर ये जो 1 साल से पिटीशन चल रही थी, इसमें आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकती हैं। एक था जो कि जो काजी फाइज ईसा साहब ने खुद पिटीशन फाइल की हुई थी, और एक था इसके अलावा 29 पिटीशन थी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने की हुई थी। और इन तमाम के नतीजे में आज ये फैसला हुआ कि वो जो रेफरेंस है वो बदनीयती की बुनियाद पर था, और उस रेफरेंस को इस बुनियाद पर खारिज कर दिया गया है कि ये रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर था। ये जो 10 रुकनी बेंच था, इसने फैसला ये करना था कि क्या ये जो रेफरेंस तैयार किया गया है, इसका जो मटेरियल कलेक्ट किया गया है, क्या वो नेक नियति की पर था या कि मेलाफाइडली तैयार किया गया था। और ये आपके सामने 1 साल की जो पूरी हेयरिंग्स हुई हैं उसके बाद ये फैसला हुआ है, ये तमाम जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस थी ये बदनीयती की बुनियाद पर की थी और इसकी कोई बेसिस नहीं है। उसके बाद जो काजी फाइज ईसा साहब की मिसेज हैं, उनको ये कहा गया है कि वो FBR में जाके अपना सारा रिकॉर्ड जो है वो दें, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दें, जो उन्होंने कल अपनी स्टेटमेंट में सारी चीज़ें दिखाई वो वहाँ पे पेश करें, और उसके बाद FBR फैसला करे उसका कि उसकी लीगैलिटी क्या है और क्या नहीं है। बताइएगा कि FBR को कहा गया है कि 60 दिन के अंदर इस मामले के ऊपर फैसला करे, फिर साथ ये भी कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस मामले के ऊपर मजीद अगर देखते हैं कि अगर ज़रूरत हुई तो कार्रवाई की मजाज है FBR